हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आप लोग के लिए मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी नर्सिंग का एमसीक्यू का पहला वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। बहुत सारे नॉलेज लेना है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करना है, तो आपको यह एमसीक्यू काफ़ी हेल्पफुल करेगा एग्जाम से लेकर थर्ड ईयर का आगे कंपटीशन तक। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड वीडियो में हम लोग जो है आएंगे, फिर वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। 2 सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट में हमको टोटल टाइप्स का ऑब्जेक्टिव करना है, करेंगे। और आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी में या मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी सभी स्टेट के लिए यह कारगर है, कभी भी यह ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो काम देगा। ओके, चलिए करते हैं यहाँ पे शुरू। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है, एक समान प्रसर में अधिकतम रक्त हानि कितनी होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान गए लेबर हो रहा है, प्रसर डिलीवरी हो रहा है, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी में कितना रक्त की हानि होती है। जब डिलीवरी होता है तो उसमें ब्लड वगैरह निकलता है ना, तो उसमें कितने रक्त का हानि होता है। 100 ml, ठीक है, 1000 ml, 200 ml, 500 ml, क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए, एक नॉर्मल डिलीवरी में 400 से लेकर, ठीक है, 400 से लेकर 500 ml तक जो है ब्लड का हानि होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा, 500 ml। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस केस में कोर्ड कोर्ड यानी नाभि को देर से क्लैंप करना चाहिए। ठीक है, मतलब किस केस में जो नाभि होता है बच्चा का जन्म के बाद जो काटा जाता है ना, क्लैंप किया जाता है अम्बिलिकल कोर्ड को, किस केस में वह देर से करना चाहिए, देरी से क्लैंप करना चाहिए। लो बर्थ वेट बेबी में, मैच्योर बेबी में, ठीक है, प्री मैच्योर बेबी में, RH इनकम्पेटिबिलिटी वाले में, ठीक है, RH असंगति वाले में। देखिए, बच्चा जब प्री मैच्योर होता है, मतलब मैच्योर नहीं होता है, समय से पहले जन्म लेता है, अपरिपक्व होता है, तो फिर उसमें जल्दी क्लैंप करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चा अगर मैच्योर हो, पूरा परिपक्व हो, तो आप उस केस में क्लैंप जो है देर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होगा ऑप्शन नंबर बी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। एकदम अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तीसरा है, गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला रंग होना कौन सा चिन्ह को दर्शाता है। अब आप लोग पढ़े होंगे नर्सिंग में, ठीक है, थर्ड ईयर में भी आप लोग GNA में पढ़े हैं कि जो गर्भावस्था में, जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो वेजिना होता है, वेजिना का जो म्यूकोसा होता है, वह गहरा नीला रंग का हो जाता है। वह कौन सा साइन बताता है गहरा नीला रंग होना म्यूकोसा का। हेगर साइन, जैकमर साइन, चैडविक साइन, गुडेल साइन, कौन सा होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो गर्भावस्था में योनि का जो म्यूकोसा होता है, नीला रंग होता है, वह बताता है आपके कौन सा, चैडविक साइन को। ठीक है, चैडविक साइन को। ओके, आगे चलिए। चौथा नंबर का है, गर्भावस्था में स्त्री का समान औसतन वजन कितना बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में जो वजन होता है, एक नॉर्मल महिला का वजन जो होता है अलग होता है। कंप्लीट प्रेगनेंसी होते होते मतलब पूरे 9 महीने होते होते एक महिला का वजन लगभग कितने बढ़ जाता है नॉर्मल से। ठीक है, 5 kg, 1 kg, 15 kg, 11 kg। अब ये बढ़ता क्यों है, तो आपको पता है कि जो यूट्रस स्टार्टिंग में 60 से 80 ग्राम का होता है, वह लगभग जो है 1 kg तक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, बच्चा का वजन होता है, भ्रूण का वजन होता है, उसमें लिक्विड होता है, ठीक है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, प्लेसेंटा होता है। इन सब का कुल मिला के जो वजन होता है वह डिपेंड महिला के टोटल वजन में ऐड हो जाता है। तो उस हिसाब से जो वजन होता है 10 से 12 kg बढ़ जाता है नॉर्मल से। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय। तो ऑप्शन में कौन सा है, 10 से 12 के बीच में 11, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, 15 भी नहीं होता है, इतना भी नहीं बढ़ता है। आगे है, प्रस्तुति संकटावस्था ऑब्स्ट्रक्टियल इमरजेंसी का उदाहरण है। मतलब प्रस्तुति के समय जो संकट होता है उसका एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, एनीमिया है, रैप्चर ऑफ यूट्रस है यानी गर्भाशय का फटना, मॉर्निंग सिकनेस है, एडिमा इन प्रेगनेंसी। तो देखिए, प्रेगनेंसी के समय सूजन होना, ओडिमा होना, यह एक आम दिखा जाता है। मॉर्निंग सिकनेस होता है, सुबह सुबह कमजोरी वीकनेस होना, ये भी एक नॉर्मल होता है। ठीक है, एनीमिया, रक्त की कमी प्रेगनेंसी के समय ये भी एक सामान्य होता है। लेकिन यूट्रस का फटना, रैप्चर ऑफ यूट्रस, यह इमरजेंसी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। छठा है,
प्रसव के बाद पहले 6 सप्ताह के हफ्ते के समय को क्या कहते हैं? जैसे प्रेगनेंसी, प्रसव हो गया, डिलीवरी हो गया, ठीक है। अब डिलीवरी हो जाने के बाद जो 6 सप्ताह का जो समय होता है 42 दिनों का, उस समय को हम लोग जो है क्या कहते हैं? एंटीनेंटल कहते हैं, लेबर कहते हैं, इंट्रापार्टम कहते हैं, प्यूरिपेनियम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? प्यूरिपेनियम, प्रसवो उपरांत काल, यानी प्रसव के बाद का काल, ठीक है। तो ये हो गया आपका छठा। नेक्स्ट है 7वां है, वह दवाएं जो गर्भाशय संकुचन की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है। गर्भाशय संकुचन मतलब यूट्रस के कंट्रैक्शन उत्पन्न होता है, तभी तो बच्चा को बाहर धकेलता है ना। कंट्रैक्शन नहीं होगा, बच्चा को बाहर नहीं धकेलेगा। तो जो कंट्रैक्शन होता है यूट्रस में, संकुचन, उस संकुचन के रोकथाम के लिए हम कौन सा जो है दवाई का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीटोसिन का, सीडेटिव का, टोकोलाइटिक एजेंट का, प्रोस्टाग्लैंड का। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीटोसिन तो संकुचन को बढ़ाता है, कंट्रैक्शन को, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा टोकोलाइटिक एजेंट, ठीक है। टोकोलाइटिक एजेंट में ड्रग होता है जो प्रीमेच्योर लेबर को रोकथाम करता है, ठीक है। स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? यानी स्तन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम ब्रेस्ट को तैयार करते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लैक्टोकाइनेसिस, मैमोजेनेसिस, ठीक है, लैक्टोजेनेसिस और ग्लैक्टोपोएसिस, ठीक है। तो स्तन को तैयार करना, नहीं कि स्तन दूध को तैयार करना, ठीक है। तो स्तन को तैयार करने को मैमोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन बी, ओके। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, डिलीवरी के बाद स्त्री का वजन गर्भावस्था से पहले वजन का जितना कम होता है। मतलब कह रहा है डिलीवरी के बाद स्त्री का जो वजन होगा वह गर्भ अवस्था से जो पहले का वजन है उतना कम कितने समय में होगा। मान गए गर्भावस्था से पहले स्त्री का वजन 42 केजी था, ठीक है। गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के पूरे प्रेगनेंसी में यह वजन हो गया 52 केजी, ठीक है। और अब 52 केजी पर महिला का डिलीवरी हुआ, ठीक है। अब यह 42 केजी के आसपास आने में कितना समय लगेगा महिला को फिर से? तो यही पूछ रहा है, 6 महीने, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 12 हफ्ते में। तो लगभग पहले के नन प्रेगनेंसी के समय के वजन तक आने में लगभग 6 महीने का समय लग जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जन्म के बाद शिशु को विटामिन के देना चाहिए कितना डोज में? ठीक है, कितना डोज में? 1 GM, 2 GM, 1 mg, 2 mg। लगभग 0.5 से लेकर 1 mg तक जो है हम लोग देते हैं विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्तस्राव को, अनावश्यक रक्तस्राव को कम करता है, ठीक है। तो बच्चा में उसी लिए दिया जाता है। 1 mg, ऑप्शन सी राइट होगा, मिलीग्राम, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, नवजात शिशु का अगला फ्रंटेल, मतलब हमसे एंटेरियर फ्रंटले के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, आगे वाला। 6 से 8 महीने, 10 से 12 महीने, 16 से 18 महीने, 1 से 1.5 महीने। मैं बता दूं, अगर पोस्टेरियर पूछेगा ना, पीछे वाला, तो पीछे वाला जल्दी बंद हो जाता है, 1.5 से 2 महीने में बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है? अगला फ्रंटेल के बारे में। तो अगला फ्रंटेल के बारे में पूछेगा तो समझ जाइएगा, वह देरी से बंद होता है। 18 से कहीं कहीं 18 से 24 दिया रहेगा, कहीं कहीं जो है 12 से 24 महीना दिया रहेगा। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 16 से 18 दिया है, यही राइट होगा, समझ गए। आगे चलते हैं, 12 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, गर्भावस्था के दौरान स्त्री को प्रतिदिन कितना लौह तत्व लेना चाहिए? ठीक है, कितना लेना चाहिए? तो देखिए, लगभग देखा जाए तो गर्भावस्था के दौरान जो है लगभग 25 से लेकर 27 mg जो है ये चीज़ें बढ़ जाता है, ठीक है, लौह तत्व की रोजाना प्रतिदिन। 20 mg, 1 mg, 40 mg, ठीक है, और 60 mg। तो राइट आंसर होगा 60 mg। ऐसे अगर दैनिक माना जाए, अगर 14 महिला की ज़रूरत है दैनिक डेली 14 mg, तो प्रेगनेंसी के समय हम उसमें जोड़ देते हैं 25 या 26 या 27 जोड़ देंगे, लगभग 40 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में सी है 40, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, स्त्री की योनि में समांतर रहने वाला जीवाणु कौन होता है? ठीक है, स्त्री के, महिलाओं के वेजिना में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? कॉमा बैक्टीरिया, ट्यूबरकली बैसिली, स्टेफाइलोकोकी और डोडरलिन बैसिली, ठीक है। तो महिलाओं के योनि में जो समांतर जीवाणु होता है वह डोडरलिन
वैसली होती है। समझ गए, आगे चलते हैं। 14 है प्रसव के तृतीय अवस्था के बाद तथा तृतीय अवस्था मतलब थर्ड स्टेज के बाद तथा 24 घंटे के अंदर होने वाले रक्तस्राव को क्या कहते हैं। यानी थर्ड स्टेज से लेकर और डिलीवरी के पहले 24 घंटे तक होने वाले उसके अंदर अगर ब्लीडिंग होता है उसे क्या कहते हैं। प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, एक्सीडेंटल पीपीएच, नॉर्मल ब्लीडिंग। राइट आंसर होगा इसका पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, प्राइमरी पीपीएच इसका राइट होगा। 15 है कहता है इम्प्लांटेशन निषेचन के कितने दिन बाद होता है। मतलब निषेचन हो गया, निषेचन के बाद जो अंडा बनता है वह कितने दिनों के बाद जो है जाकर यूट्रस में इम्प्लांट होता है, दीवार के साथ बैठता है एक जगह पर। कब? 8वें दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन। तो लगभग यह प्रोसेस आपके 7वें दिन के आसपास होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, 16 नंबर का है, बहुत बढ़िया है। गर्भावस्था में HCG एवं HPL हार्मोन का स्रोत क्या होता है। भ्रूण, अपरा, मदर, ठीक है, और मिला जुला स्रोत। मैं बता दूं कि गर्भावस्था में HCG और HPL हार्मोन का जो स्रोत होता है वह प्लेसेंटा होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछेंगे, बहुत अच्छा। भ्रूण की कपाल पर सेजाइटल, कोरोनल तथा फ्रंटल सूचल के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, सजाइटल भी, कोरोनल भी, फ्रंटल भी, तीनों सूचर के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं। सिनिसपट कहते हैं, सिनिसुपुट कहते हैं, अग्र फ्रंटल, ठीक है, ओसिपट कहते हैं और ओसिपुट कहते हैं। यहाँ पे पिछला फ्रंटल होगा। ठीक है, पोस्टेरियर फ्रंटले यहाँ पे ये गलत दिया है इंग्लिश में। ठीक है ना, ये ओसिपुट यहाँ पे है, यहाँ पे पोस्टेरियर फ्रंटले है, यहाँ पे एंटेरियर फ्रंटले है। तो राइट आंसर क्या होगा, एंटेरियर फ्रंटली। ठीक है, एंटेरियर फ्रंटली इज द राइट आंसर। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। भ्रूण कपाल का सबसे छोटा और तिरछा व्यास कौन सा होता है। भ्रूण के कपाल पर, खोपड़ी पर सबसे छोटा तिरछा व्यास कौन है। ठीक है, ये पूछ रहा है। सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, ठीक है, ऑसिपिटो फ्रंटल, बाई पैरेटल, ठीक है, बाई पैराइटल एंड बाई टेम्पोरल। तो राइट आंसर बाई टेम्पोरल सबसे छोटा तिरछा व्यास है। ठीक है, ये हो गया। 19 नंबर का है यहाँ पे, ट्यूबल गर्भ अवस्था में आरोपण का मुख्य स्थान कहाँ होता है। ट्यूबल मतलब होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने पढ़ा रखा है, आपको पता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो ट्यूब होता है फैलोपियन, उसी में जो है ये हो जाता है। ठीक है, भ्रूण विकास करने लगता है, उसी में आरोपित हो जाता है, यूट्रस में नहीं होकर। तो ट्यूबल गर्भावस्था में आरोपण का मुख्य स्थान जो होता है वह आपके फैलोपियन ट्यूब के कहाँ, एम्पुला में, इस्थमस में, ठीक है, इंटरस्टिशियम में और इनफंडिबुलम में। तो राइट आंसर एम्पुला में, राइट आंसर एम्पुला में। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था के दौरान एमनियोसेंटेसिस करने में सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क जोखिम क्या होता है। भ्रूण अंग विकार, झिल्ली का समय से पहले फटना, समय से पहले प्रसव यानी प्रीमेच्योर लेबर, भ्रूण के लिंग में विकार। ठीक है, भ्रूण के लिम्ब में विकार। ठीक है, लिम्ब मतलब होता है अंग, अंगों में विकार। तो राइट आंसर होगा, अगर एमनियोसेंटेसिस प्रेगनेंसी में अगर किया जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा जोखिम ये होता है कि समय से पहले प्रसव हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। यानी जो समय होता है उस समय पर लेबर नहीं होकर समय से पहले ही लेबर हो जाएगा, और जब समय से पहले होता है उसे प्रीमेच्योर कहते हैं। प्रीमेच्योर में बहुत सारी समस्या होता है। ठीक है, तो ये 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक्लेम्पसिया में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख दवा कौन सी है। एक्लेम्पसिया आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं झलक दे देता हूँ। प्री एक्लेम्पसिया के बढ़े हुए लक्षण, जटिलता ही एक्लेम्पसिया होता है। प्री एक्लेम्पसिया में शरीर में सूजन, हाथ पैरों में, मुंह में सूजन होता है। ठीक है, बीपी बढ़ा हुआ होता है। ठीक है ना, ये होता है, और यूरिन में प्रोटीन का मात्रा होता है। प्लस अगर दौरा भी आता हो तो वह एक्लेम्पसिया बन जाता है, दौरा नहीं हो तो वह हो जाएगा प्री एक्लेम्पसिया, और उन सब के साथ अगर दौरा भी आने लगे, सीजर जिसे बोलते हैं, तो वह एक्लेम्पसिया होता है। ठीक है,
और इस कंडीशन में जो प्रमुख दवा होता है डाइजापाम या मैग्नीशियम सल्फेट या ऑक्सीटॉक्सिन या सोडा बाइकार्ब क्या होता है। तो एक्लेम्सिया के प्रमुख जो दवा होता है वह मैग्नीशियम सल्फेट होता है और मैग्नीशियम सल्फेट इसीलिए दिया जाता है ताकि यह दौरा को कंट्रोल कर सके। ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन है नवजात शिशु का अगला फ्रंटल कब बंद होता है। आप लोग कमेंट कीजिए, ये अभी ऊपर मैंने जस्ट करा दिया है। 23 है झिल्ली को फाड़ना किस प्रकार का प्रवर्तन है। हमसे पूछ रहा है जो झिल्ली होता है उसको फाड़ना किस प्रकार का प्रवर्तन है। क्या सर्जिकल है, कि कंबाइंड है, मिला जुला है, या फिर कम वाला है, या फिर मेडिकल वाला है। तो देखिए झिल्ली का फाड़ना एक प्रकार का सर्जिकल शैल चिकित्सीय परिवर्तन है। ठीक है, प्रवर्तन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सा कारण माँ की मृत्यु दर को अधिक प्रभावित करता है। मतलब कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो माता की मृत्यु होती है महिला की माँ की, वह सबसे अधिक प्रभावित करता है मृत्यु दर को कौन। टॉक्सीमिया, संक्रमण, एनीमिया या एनीमिया और टॉक्सीमिया दोनों। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मृत्यु का जो प्रभावित करता है कारण बनता है वह एनीमिया प्लस टॉक्सीमिया दोनों बनता है। ठीक है, एनीमिया के कारण भी बहुत महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। वह सूचर जो दो पेराइटल अस्थियों के मध्य पाई जाती है। तो दो पेराइटल अस्थियों के मध्य जो पाया जाने वाला सूचर होता है, सूचर मतलब ज्वाइंट होता है एक प्रकार का। ठीक है, बच्चे के खोपड़ी में तो दो पेराइटल के बीच जो होता है उसे हम लोग सेजाइटल कहते हैं। कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी लंबवाइड होगा नहीं, फ्रंटल होगा नहीं। 26 नंबर है गर्भावस्था के दौरान महिला को अत्यधिक उल्टी होती है तो उससे कहते हैं, क्या कहते हैं। महिला को अगर प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा उल्टी हो तो उसे क्या कहते हैं। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, उसके बाद है टैलिज्म है और पाइका है। तो आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अत्यधिक उल्टी होना हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है। 27 नंबर का है मासिक धर्म के अस्थायी समापन को क्या कहा जाता है। किसी महिला में मासिक धर्म कंप्लीटली बंद हो जाना, समापन हो जाना। जब मासिक धर्म बंद हो जाएगा तो बच्चा का जन्म भी नहीं दे पाएगी। तो उस हिसाब को हम लोग क्या कहेंगे, मेनोपॉज, ओवुलेशन या फिर डिस्मोनेरिया या फिर मेटोरेजिया। तो राइट आंसर क्या होगा, मेनोपॉज, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन है वार्टन्स जेली दिखाई देती है कहाँ पे। प्लेसेंटा में, अम्बिलिकल कॉर्ड में, ओवरी में, वैजिना में। तो जो वार्टन्स जेली होता है यह वार्टन्स जेली जो है प्लेसेंटा में, अम्बिलिकल कॉर्ड में दिखाई देता है, नाभि नाल में। ठीक है, या गर्भनाल में। 29 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को बढ़ाती है। हमसे ये पूछ रहा है गर्भाशय को बढ़ाती है कौन सी प्रक्रिया। तो देखिए गर्भ प्रेगनेंसी में धीरे धीरे भ्रूण बढ़ता है, विकास लेता है। ठीक है ना, तो वह यूट्रस को भी बड़ा करता है, वृद्धि करता है। तो यूट्रस कौन से प्रक्रिया से बढ़ता है, हाइपरट्रोफी, डेसुडलाइजेशन, हाइपरप्लेसिया, डिसएसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन। तो राइट आंसर होगा हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी मतलब होता है अतिवृद्धि, इसमें यूट्रस वृद्धि करता है इसी प्रक्रिया से। एंड आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है अपना यहाँ पे 30 नंबर, लैक्टेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है। लैक्टेशनल के लिए जिम्मेदार हार्मोन, स्तनपान के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है। ल्यूजिनाइटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो राइट आंसर क्या होगा, लैक्टेशनल के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन सबसे बेस्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन आपके जवाब के लिए मैं दिया हूँ कि बिना गर्भवती महिला के मतलब नॉर्मल महिला के गर्भाशय वजन लगभग कितना होगा। 40 से 60 ग्राम, 60 से 80 ग्राम, 80 से 100 ग्राम, 100 से 120 ग्राम। आप कमेंट करके बताइए और आप ज़रूर बताइए कि आप बिना मेरे जवाब दिए हुए पहले आप खुद से कितना सही कर पाए हैं, इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।